नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है यानी करंट अफेयर 2026 का 26 अप्रैल। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ष है कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर प्रतिवर्ष यानी कि 26 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें हम देखें तो चार ऑप्शन है, जैसे कि विश्व मलेरिया दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मृत पृथ्वी दिवस या विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो इसमें जो है वो चार ऑप्शन है। तो अगर हम देखें अगर इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो यानी कि हर प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसका क्या है कि ये जो है एक नवाचार यानी कि इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के महत्व को बारे में क्या है, जागरूकता फैलाना। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो इसका जो महत्व है कि कॉपीराइट, जो पेटेंट और ट्रेडमार्क के महत्व के बारे में क्या है, जागरूकता फैलाना। तो 26 अप्रैल को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 26 अप्रैल को एक अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी क्या है, मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिपरी जो है, सिपरी एक नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्च यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत दुनिया का कौन सा संस्थान है। यानी कि अगर देखिए सैन्य खर्चे के मामले में देखिए तो भारत जो है वो दुनिया का कौन सा स्थान है कि सैन्य मामले में सबसे ज़्यादा कौन खर्चा कर। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सिपरी के नवीनतम जो सिपरी है वो एक नवीनतम रिपोर्ट 2026 जारी की है। तो उसमें ये देखा जाए कि सैन्य खर्चे यानी कि जो सैनिक का जो खर्चा होता है उस मामले में देखें तो दुनिया का कौन सा स्थान है, मतलब दुनिया में भारतीय यानी इंडिया का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो अगर हम देखें देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो है सी, यानी कि सैन्य खर्चे के मामले में जो दुनिया में जो भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। यानी कि भारत जो है चौथे नंबर पे ऐसा देश है जो सैन्य खर्च में के मामले में है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉक इंटरनेशनल पीस और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के मामले में विश्व में चौथा स्थान के बराबर है। इस सूची में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी अमेरिका जो है पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान रूस जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है और चौथे स्थान पर क्या है, भारत। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पीएम किसान योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, यानी कि किस राज्य के पीएम योजना की मतलब पीएम किसान योजना जो है वो सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हम देखें जो है इसका जो ऑप्शन नंबर है यानी कि बी। ठीक है, बी यानी कि जो है कि कर्नाटक राज्य को पीएम किसान योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने इस योजना के तहत किसानों के डेटा का तेजी से क्या किया है, डिजिटलीकरण किया है। क्या किया है, कर्नाटक सरकार ने जो किसान का जो डेटा होता है उसको तेजी से क्या किया, डिजिटलीकरण किया है और सीधे डीबीटी यानी कि डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभ पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया है वो किसने किया है, कर्नाटक सरकार ने। तो उसको क्या है कि राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसको, कर्नाटक सरकार को।
ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी म्यूजियम का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हॉकी म्यूजियम का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस शहर यानी किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, जैसे कि लखनऊ, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो शहर है यानी कि झांसी, झांसी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी म्यूजियम का जो है वो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कि देखा जाए तो हॉकी के जादूगर जो हैं, हॉकी के जो जादूगर कहलाते हैं वो मेजर ध्यानचंद की कर्मभूमि जो थी वो कहाँ पे थी, वो झांसी थी। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद की जो कर्मभूमि थी वो झांसी थी, तो उन्हीं के उपरांत में ये जो हॉकी म्यूजियम का जो उद्घाटन है वो झांसी शहर में इसे अत्याधुनिक म्यूजियम का जो है उद्घाटन किया गया है। यह जो है युवाओं के खेल के इतिहास और उपलब्धियों से क्या है रूबरू कराएगा। ठीक है, यानी कि जो युवा है, युवा पीढ़ी आ रहे हैं, उनको क्या होगा खेल के इतिहास और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनसे क्या कराएगा, रूबरू कराएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के नौसेना के बीच जो है वो द्वि-25 नौसैनिक अभ्यास जो है वरुण 2026 का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन जो है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्वि-25 सैनिक अभ्यास जो था कौन सा, वरुण। ठीक है, ये याद रखना, वरुण जो है 2026 का दूसरा चरण जो है अरब सागर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये किस देश के साथ आयोजित किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 हैं, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक बीच जो द्वि-25 नौसैनिक अभ्यास होना है, कौन सा, वरुण 2026 का जो दूसरा चरण है वो अरब सागर में क्या है आयोजित किया गया है। ठीक है, तो वो जो है कि वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच एक महत्वपूर्ण सामरिक जुड़ाव है जो 2026 का यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में जो है समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को क्या है बढ़ाने पर क्या है केंद्रित किया है। ठीक है, यानी कि समुद्री जो सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को क्या किया, बढ़ाने में क्या किया, केंद्रित किया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना, कौन सा, भारतीय वायुसेना, यानी कि भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में अपने बेड़े में किस नए मिड एयर रिफ्यूलर हवा में ईंधन भरने वाला विमान को शामिल करने की क्या की घोषणा की। यानी कि भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में अपने बेड़े में किसे एक नई मिड एयर रिफ्यूलर हवा में ईंधन भरने वाला, ठीक है, यानी कि रिफ्यूलर हवा में ईंधन भरने वाला जो विमान है उसको क्या किया है, शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वो विमान है, जैसे बोइंग KC-46, एयरबेस A330 MRTT या IL-78 या C-17 ग्लोब मास्टर, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि एयरबेस 330 MRTT जो है उसको क्या किया है, शामिल किया है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो इसका क्या काम होगा, भारतीय वायुसेना ने मारक क्षमता और लंबी दूरी के मिशनों को मजबूती देने के लिए क्या किया है कि एयरबेस A330 MRTT को शामिल किया है। इससे क्या होगा, आसमान में उड़ता पेट्रोल पंप भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, आसमान में उड़ता पेट्रोल पंप, यानी कि आसमान में क्या हो, जो जहाज जो फाइटर जेट है उनमें क्या होगा, फ्यूल भरने का काम करेगा। क्या करेगा, कौन सा, एयरबस A330 MRTT, ये जो है आसमान में उड़ता हुआ जो फाइटर है उसमें ये फ्यूल भरने का काम करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना, ठीक है, हाल ही में नौसेना के नए अध्यक्ष चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि पूछा जा रहा है कि हाल ही में नौसेना के नए अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है। अगर हम ऑप्शन देखें तो श्रीकांत, बेलामा कन्नी, अनंत महेश्वरी, राजेश्वर नवियार या देव जानी घोष। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीकांत जी को क्या है, ये श्रीकांत बेला मकन्नी को क्या किया है कि नौसेना के एक नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका क्या काम होगा कि फ्रंटाल के संस्थापक श्रीकांत बेला मकन्नी को एक
IIT उदय की शीर्ष संस्था में नवसेकाम का एक नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा एट्रो नागाराम वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा एट्रो नागाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि एट्रो नागाराम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत के किस राज्य में है? ठीक है, वो भारत के किस राज्य में है? तो देखें, इसमें 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका देखें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तेलंगाना में जो था वो एट्रो नागाराम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। अब ये जो है कि तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित इस अभ्यारण्य में हाल ही में दुर्लभ तितली और पतंगों के सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना। ठीक, क्या क्या दुर्लभ तितली और पतंगों का क्या है जो सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस 2026 और 25 अप्रैल की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? यानी कि जो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को जो मनाया गया है उसकी जो थीम है वो क्या रखी गई? ठीक है, तो देखिए, अगर ऑप्शन बात करें, मलेरिया का अंत संभव, मलेरिया खिलाफ निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन, या इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट, या शून्य मलेरिया की ओर, या स्वास्थ्य भारत मलेरिया मुक्त, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया के खिलाफ निवेश, यानी कि नवाचार और कार्यान्वयन, यानी कि इन्वेस्ट इन नोवेट इम्प्लीमेंट जो है वो रखा गया। अगर हम देखें तो मलेरिया के खिलाफ क्या है, मलेरिया के खिलाफ भारत का निवेश, नवाचार और कार्यान्वयन की जो संख्या है वो बढ़ाने का स्तर किया गया है। अगर वैश्विक स्तर के देखें तो मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या है, एक नई तकनीकों और निवेश पर जोर देने हेतु यह वर्ष जो थीम चुनी गई है। ठीक है, क्या कौन इसकी जो थीम है कि मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक नई तकनीकों और निवेश को क्या किया, तकनीकी पर जोर देने का एक विचार किया गया है। ठीक है, अब हम हमारा देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के परामर्श से राष्ट्रपति ने जस्टिस लीसा गिल को किस राज्य के शीर्ष न्यायिक पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, पूछा जा रहा है, इसमें पूछा कि भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, ठीक है, तो राष्ट्रपति के परामर्श पे जस्टिस लीसा गिल को किस राज्य के शीर्ष न्यायिक पद पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अगर देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है। अगर इसका हम सही आंसर देखें तो वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो होगा ए, यानी कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में लीसा गिल को शीर्ष के न्यायिक पद पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जिससे कि जस्टिस लीसा गिल जो थे वो धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक, इससे पहले जो थे वो धीरज सिंह ठाकुर का थे, जो 24 अप्रैल को क्या है सेवानिवृत्त, यानी कि वो रिटायर हो चुके। उनकी जगह पे पंजाब और हरियाणा के जो उच्च न्यायालय के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है वो है लीसा गिल। ठीक है, तो यानी कि आज का जो हमारा करंट अफेयर था 26 अप्रैल का वो तो फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा हमारा जो करंट अफेयर है बहुत मोस्ट करंट अफेयर होता है, डेली का डेली हम वही टॉपिक कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं आपके डेली बेसिस पे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप डेली हमारी करंट की जो वीडियो होती हैं वो स्किप मत करिए, डेली के डेली आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।